कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सब लोग बाहर जा चुके थे। अब बस अंकेश सावी के होश में आने का वेट कर रहा था। ये अजीब सी फीलिंग, अचानक से ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बदल रहा है। वो पापा बनने वाला है, सोच सोच कर ही खुशी से चिल्लाने का मन हो रहा था, लेकिन बार बार खुद को कंट्रोल करके बैठ जा रहा था। फिर 2 मिनट बाद उठकर इधर से उधर टहलने लगता है और उसका इंतज़ार अब लग रहा था कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा था। 2 घंटे बाद सावी को होश आया तो खुद को वापस से कहीं और देखकर उसका दिमाग घूम गया। ये हो क्या रहा है उसके साथ? जब भी वो आंखें खोलती है खुद को एक अलग ही जगह पाती है। अंकेश ने उसे होश में देखा तो डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक करके सब नॉर्मल बताकर चले गए। सावी उठते हुए बोली, मैम मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अंकेश जल्दी से उसे पकड़ते हुए बोला, आराम से। सावी उसे घूरते हुए बोली, मर नहीं रही हूँ, जिंदा हूँ मैं, छोड़ो। अंकेश सारे गुस्से को पी गया और फिर उसे देखते हुए बोला, पता है मुझे तुम ठीक हो, लेकिन बेहोश हो गई थी इसलिए बोल रहा हूँ, आराम से करो कुछ भी। सावी उसका हाथ हटाते हुए उठने लगी। अंकेश बोला, उठने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? जो चाहिए बोलो, मैं दे रहा हूँ। सावी बोली, सच में यार मुझे ना समझ नहीं आता, तुम्हारे अंदर सच में कभी कभी कोई भूत घुस जाता है क्या, जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? अंकेश उसे देखते हुए बोला, वाट? सावी बोली, मैं ठीक हूँ और मुझे जो चाहिए मैं खुद ले लूँगी, मुझे बाहर जाना है। अंकेश बोला, चलो मैं। सावी बोली, अब अगर तुमने मुझे हाथ लगाया ना तो? अंकेश उससे दूर होते हुए बोला, चलो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बोलकर थोड़ा पीछे हो गया। सावी उठ गई, लेकिन उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, सर भी भारी हो रखा था। अंकेश बोला, तुम ठीक हो? सावी सर झटक कर बाहर निकल गई। अंकेश उसके पीछे पीछे बाहर आया। बलबीर ठाकुर को होश आ चुका था, लेकिन उन्हें ज़्यादा बोलने के लिए मना किया गया था। मृत्युंजय ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस उन्हें रिमांड पर ले चुकी थी। अंकेश और सावी आकर ठाकुर साहब से मिले और कुछ देर बाद बाहर आ गए। आस्था जी ने दोनों को घर जाने और आराम करने के लिए बोला, लेकिन सावी ने उसके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया कि उसे अंकेश के साथ नहीं जाना। सबके बहुत समझाने के बाद भी वो अपनी ज़िद पर अड़ी थी। वो उसके साथ नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। अंकेश कुछ देर बाद बोला, ठीक है तुम जहाँ चलो, मैं ही तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सावी बोली, अफसोस, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं नहीं रहूँगी। अंकेश ने आस्था जी को बेचारगी से देखा तो वो सर झटकते हुए बोली, जीत में एकदम ठाकुर साहब पर गई हो, इतना समझा कर वो गोली खाकर बैठे हुए हैं और अब? अंकेश ने सर में हिलाया और अब आगे बढ़कर उसे गोद में उठाते हुए बोला, ठीक है चलो, जहाँ बोलो वहीं छोड़ आता हूँ। सावी बोली, छोड़ो मुझे। अंकेश उसे लेकर बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, चुपचाप शांति से बैठ जाओ वरना बात कर ले जाऊंगा, अगर शांति से नहीं जाओगी तो। सावी उसे गुस्से से घूर रही थी। अंकेश बोला, घूरो मत वरना मेरा ध्यान भटक जाएगा, फिर शिकायत भी तुम ही करोगी। वैसे भी अभी 1 हफ्ते का हिसाब बाकी है जिसको मैंने अभी पेंडिंग में रखा हुआ है, उसका भी हिसाब तुम्हें ही करना है। सावी गुस्से से बाहर देखने लगी तो अंकेश ने उसका हाथ पकड़कर स्टीयरिंग पर रख दिया। सावी ने खींचना चाहा, लेकिन अंकेश ने इतना मजबूती से पकड़ा था कि वो चाह कर भी हिला नहीं पा रही थी। कुछ देर में दोनों घर पहुंचे। अंकेश दरवाज़ा खोल जल्दी से उसे गोद में उठा लिया। सावी बोली, देखो अब ये सब ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, उतारो मुझे। अंकेश स्माइल करते हुए बोला, अब से इन सब की आदत डालना सीखो, क्योंकि अब से तुम्हें ये सब स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। सावी बोली, और रीज़न बता सकते हो क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो? अंकेश बोला, क्योंकि तुम अंकेश ठाकुर की बीवी हो और अंकेश ठाकुर की बीवी होना कोई आम बात तो है नहीं। बोलते हुए मैसी को हेल्दी सा कुछ बनाने को बोलकर उसे लेकर अंदर चला गया। सावी उससे छूटना चाहती थी और वो उतनी ही मजबूती से उसे पकड़ा हुआ था। अंदर आकर आराम से बेड पर उतारते हुए बोला, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल दे रहा हूँ, तुम नहाकर फ्रेश हो जाओ, अच्छा फील होगा, उसके बाद खाना खाकर आराम करो, मैं हॉस्पिटल में सबके लिए खाना भिजवा देता हूँ। सावी उसके इस बिहेव से इरिटेट हो रही थी, फिर गुस्से से बेड से उतरकर उसके हाथ से कपड़े लिए और अंदर चली गई। अंकेश सर झटक कर बाहर चला गया। सावी सावर के नीचे खड़ी सोच रही थी, वो अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है?
उसके इस तरह जाने से तो उसे इस समय गुस्सा होना चाहिए, और वो इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो ऐसा तो नहीं था। तो फिर उसका दरवाज़ा नॉक हुआ और अंकेश की आवाज़ आई, बाहर निकलो जल्दी से, ज़्यादा देर तक भीगना ठीक नहीं है। सावी अपना सर पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ भगवान इसे यहाँ से कहीं दूर भेज दो, क्योंकि इसका ये बिहेवियर मुझसे और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा है। अंकेश वापस से बोला, बाहर निकल रही हो या फिर मैं अंदर आ जाऊँ? सावी एक गहरी सांस लेकर 2 मिनट बाद बाहर आई। बाल से उसके पानी अभी भी टपक रहा था। अंकेश जल्दी से उसका हाथ पकड़कर चेयर पर बैठाते हुए बोला, कल फीवर और आज भी बेहोश हो गई थी, सच में तुम्हें थोड़ी सी भी चिंता है? सावी बोली, नहीं नहीं चिंता है, और तुम्हें भी ये सब फालतू के फिक्र करने की। अंकेश पीछे से उसके गर्दन में हाथ डालकर उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें प्यार से मेरी बातें समझ क्यों नहीं आती? हर बात काटना ज़रूरी है? सावी बोली, हाँ तो जो हो वही करो ना, फालतू के ये सब। अंकेश ने अब आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया। कब से उसे समझा समझा कर थक चुका था, लेकिन वो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही याद आया जल्दी से उसे छोड़ दिया। सावी अभी भी उसे घूर रही थी। अंकेश उसके बालों में उंगली फंसाकर हल्का सा चलाते हुए बोला, तुम बीमार हो और पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। सावी उसका हाथ हटाते हुए बोली, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो अंकेश जाकर खाना लेकर अंदर आया और टेबल पर रखते हुए बोला, चलो आ जाओ, पहले खाना खाओ। सावी बोली, नहीं तुम बाहर जाओगे, मुझे कुछ देर शांति चाहिए। अंकेश बोला, पहले खाना खत्म करो। सावी बोली, मैं खा लूँगी, तुम जाओ। अंकेश बोला, नहीं मेरे सामने खाओ, उसके बाद ही। सावी उसके हाथ से प्लेट लेकर जैसे ही पहला निवाला खाया, उसे घी के स्मेल से वोमिटिंग होने लगी और जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। अंकेश बोला, ये क्या है यार, ये लड़की सच में मुझे पागल कर देगी, मुझे भी यही मिली थी शादी करने के लिए। फ़ोन पर देखा तो आस्था जी का कॉल आ रहा था तो उठाकर बात करने लगा। कुछ देर बाद सावी बाहर आई, चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी, तो बैठते हुए बोली, अब मुझे तुमसे बहस करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और ना ही एनर्जी, तो मुझे अभी आराम करना है, मैं बाद में खा लूँगी। अंकेश जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, बस जूस पीकर आराम करो, मैं जा रहा हूँ। सावी अब बिना बहस किए जूस पीकर लेट गई। अंकेश उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए एसी कम किया और बाहर निकल गया। सावी खुद से बोली, ये इतनी सेवा क्यों कर रहा है मेरी? कहीं मैं सच में मरने वाली तो नहीं हूँ और मेरे मरने के बाद ये मेरी प्रॉपर्टी हड़पने की सोच रहा है? कुछ तो गड़बड़ है सावी, लेकिन बाद में पता करूँगी, अभी सोना ही बेहतर है। बोलते हुए आंखें बंद कर लिया। अंकेश बाहर आकर सिक्योरिटी को ध्यान रखने को बोलकर सब कुछ चेक करके बाहर निकल गया। सावी अब गहरी नींद में सो रही थी। अंकेश हॉस्पिटल जाकर सब कुछ देखकर दादाजी और बाकी सबको घर भेज दिया और अपने खुद सब चीज़ों को समेटने लगा। कुछ देर बाद बलबीर ठाकुर ने आंखें खोला तो उसे सामने बैठे देखा। कुछ देर तक देखने के बाद बोले, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं यहाँ पर लेटा हूँ, तुम्हारा सारा काम आसान हो रहा है, और अगर मैं मर जाऊँगा तो वो और भी आसान हो जाएगा। अंकेश अपने लैपटॉप में देखते हुए वैसे ही बोला, आपके मरने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो जाता, और अंकेश ठाकुर अपना नुकसान ना आज तक कभी किया है और ना आगे कभी करेगा। बलबीर बोला, और क्या मैं जान सकता हूँ कैसा नुकसान? अंकेश अब उन्हें देखकर स्माइल करते हुए बोला, आपका दामाद और बेटा जो भी हूँ मैं ही तो हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई गलती करूँ तो पुलिस सबसे पहले आपको पकड़े, उसके बाद मेरे तक आने में मैं केस को संभाल लूँगा। और अभी तो आपको अपने पोता पोती के साथ भी तो खेलना है। अब मैं अपनी बीवी को तो इन सब में बिजी करूँगा नहीं, उसे भी तो अपनी लाइफ मेरे साथ जीना है। तो सिंपल, आपको और माँ को ही संभालना होगा हमारे बच्चे, इसलिए जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे आपको बीमार समझकर आपके ऊपर कोई रहम खाए। बलबीर ठाकुर खुद से बोले, मैं भी किसके पीछे सर फोड़ रहा हूँ? ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। एक तो मेरी बेटी ले गया और अभी भी इसे अपने फ़ायदे की पड़ी है। बोलते हुए वापस से आंखें बंद कर लिया। अंकेश ने उन्हें सोते देखा तो वापस से लैपटॉप में लग गया। शाम को आस्था जी वापस से हॉस्पिटल आ गई तो अंकेश घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद वो घर आया तो घर पर नीलेश, सोनिया और तविश पहले से आए हुए थे, जिसे देखकर उसे थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई। वो सबको इग्नोर करते हुए डायरेक्ट अपने रूम में चला गया, जहाँ सावी अभी भी सो रही थी। तो उसे चेक किया और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया।
तविश बोला, दादू ये भाई को क्या हुआ, गुस्सा है क्या? दादाजी बोले, कुछ नहीं, वो बहू की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा परेशान है, तुम चिंता मत करो। नीलेश बोला, और मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। बलवीर ठाकुर से रिश्तेदारी निभाई जा रही है। जिसने हमारा इतना सारा नुकसान किया उसकी बेटी को घर में रानी बना कर रखा हुआ है और अब बलवीर ठाकुर की चाकरी किया जा रहा है। पापा मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आप उसे कुछ समझा क्यों नहीं रहे हैं? क्या इज्जत थी हमारे पूरे राजस्थान में और अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। दादाजी बोले, नीलेश क्यों बात को बढ़ा रहे हो, जो बीत गया ख़त्म करो और आगे बढ़ो। नीलेश बोले, और आपको लगता है बात यहीं से ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी, सब हंसेंगे पापा, अभी भी मौका है। दादाजी बोले, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, शांत रहो। अंकेश बाथरूम से बाहर आया और बाल सेट करके सावी को देखे जा रहा था। कितनी क्यूट लग रही थी वो आज ऐसे सोते हुए, एकदम आराम से, बिना किसी फिक्र के, सोए हुए किसी बच्चे की तरह। अंकेश को उसे देखते हुए ही चेहरे पर स्माइल आ गई। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा, फिर याद आया उसने सुबह से जूस के अलावा कुछ भी नहीं खाया है, तो उसके पास आकर चेहरे पर नींद में आए हुए बालों को साइड करते हुए सर को प्यार से चूम लिया और दूर होने को हुआ कि सावी ने आंखें खोल दिया और उसे ऐसे अपने इतने करीब देखकर धड़कनें फास्ट भागने लगी। अंकेश एक नज़र उसे देखकर अब आराम से बैठते हुए बोला, अब जल्दी से उठ जाओ और कुछ खा लो बीबी, सुबह से कुछ खाया तो होगा नहीं, खाने के बाद आराम करना। सावी उसे ही देख रही थी, ये सच में वापस है या कोई सपना देख रही है? अंकेश बोला, क्या नज़र लगाने का इरादा है क्या? तो भूल जाओ, मुझे तुम्हारी नज़र नहीं लगने वाली है। सावी अब उठते हुए बोली, नज़र लगाने के लिए नज़र वाली चीज़ भी होनी चाहिए। अंकेश बोला, अच्छा तो मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे नज़र लग सके? सावी बोली, बिल्कुल नहीं। अंकेश उसके पास आते हुए एकदम करीब आ गया। सावी ने पीछे जाना चाहा लेकिन उसने पीछे से उसे पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोला, ये धड़कनों का शोर सुन रही हो बीबी, ये मेरे लिए धड़क रही हैं। सावी बोली, ज़्यादा बकवास नहीं, हटो, मुझे जाना है। अंकेश बोला, अगर मैं साबित करूं तो? सावी बोली, देखो। अंकेश बोला, वही तो दिखाना है कि ये मेरे लिए धड़क रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, और अब तुम इन्हें ज़्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर सकती हो। देखना एक दिन तुम खुद मेरे पास आ जाओगी इनकी शांति को ढूंढते हुए, और मैं तुम्हें। सावी बोली, कुछ ज़्यादा गलतफहमी नहीं पाल रखा है तुमने, मतलब कुछ भी, और ये सब क्या कोई नया तरीका है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का? अंकेश बोला, पसंद नहीं आया या फिर सच में बेवकूफ़ बन रही हो? सावी बेड से उतरते हुए बोली, तुम्हारी फितरत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ, इसलिए सोचना भी मत बेवकूफ़ बन जाऊंगी, कभी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। अंकेश उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, बेवकूफ़ बनाना भी कौन चाहता है जब समझदारी से तुम आने के लिए तैयार हो तो। सावी उसे घूरते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी। अंकेश बोला, प्यार से बोलो, छोड़ दूंगा वरना भूल जाओ। सावी बोली, इस जन्म में कभी नहीं। अंकेश बोला, और अगर मैं इसी जन्म में तुम्हें मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूं तो? सावी गुस्से में उसे घूर रही थी। अंकेश बोला, उफ़, ये गुस्सा, कभी इसकी जगह थोड़ा प्यार बरसा कर देखो, उसके बाद देखना मैं तुम्हें उसका डबल ट्रिपल करके लौटाऊंगा, बोल उसकी तरफ झुका। लेकिन सावी जल्दी से पीछे हो गई। अंकेश ने अब उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया और उसका हाथ छोड़ दिया तो बिना उसे देखे जल्दी से बाथरूम में चली गई। अंकेश बालों में हाथ फेरते हुए बालकनी में खड़ा होकर सोचने लगा, अभी काफ़ी मेहनत करनी है लेकिन जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा, ज़्यादा टाइम नहीं है उसके पास। कुछ देर बाद सब लोग बाहर हॉल में बैठे चाय पी रहे थे और अंकेश सावी को सूप पीने को बोल रहा था, जैसा कि आस्था जी ने उसे बताया था। उसी हिसाब से उसने तैयार करवाया था कि सावी को फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही अभी किसी और को उसके बारे में जानकारी। दादाजी खुश थे कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। वहीं नीलेश, सोनिया और तविश की नज़र अंकेश और सावी पर ही थी कि इतनी सेवा क्यों कर रहा है, अचानक ऐसा क्या हो गया जो अंकेश ठाकुर बदल गया। सोनिया दोनों को देखते हुए बोली, अंकेश तुम दोनों कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते, तब तक हम लोग हैं पापा के लिए। अंकेश बोला, जब वक्त आएगा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम चले जाएंगे। नीलेश बोला, ऐसे बात कौन करता है सोनिया, तुम दोनों की भलाई के लिए ही बोल रही है। अंकेश बोला, मैंने जब मांगा नहीं तो आप लोग को फ्री में एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच हमारे बारे में सोचने के लिए, लेकिन हम अपने बारे में सोचने में सक्षम हैं। नीलेश बोले, पापा देख रहे हैं,
दादाजी बोले, नीलेश तुम ही शांत रहो। नीलेश अब गुस्से से बाहर चले गए और सोनिया उनके पीछे। तभी सभी भी आराम से बैठा हुआ था। अंकेश बोला, तुम्हें नहीं जाना और नहीं जाना तो भी जाओ, यहाँ तुम्हें टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तविश बोला, भाई मैंने क्या किया जो आप मुझे भगा रहे हो? अंकेश बोला, मैं अपने घर में फालतू लोग नहीं चाहता, इसलिए जा सकते हो। तविश बोला, भाई प्लीज़, मैं आपका छोटा सा भाई हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों दादू? दादाजी बोले, अंकेश क्यों परेशान कर रहे हो, रहने दो ना। अंकेश अब उसे देखकर आगे कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका यहाँ रहना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सावी कुछ देर बाद किचन में जाने लगी। अंकेश उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिल जाएगा। कल से कुछ और लोग आएंगे तुम्हारी हेल्प के लिए। सावी बोली, वाट? लेकिन मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए। अंकेश बोला, जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए वो भी मैं डिसाइड करूँगा, इसलिए अब जाओ रूम में, मुझे बाहर कुछ काम है। दादू बोले, अंकेश क्यों बहू को परेशान कर रहे हो? वो जो करना चाहती है करने दो ना, वैसे भी यहाँ कोई भारी काम नहीं है। अंकेश बोला, दादू सावी काम नहीं करेगी, बोल उसे उठाकर अंदर लेकर चला गया। तभिश बोला, दादू भाई ये अजीब बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसे भाभी। दादाजी बोले, शांत रहो। तभिश ने मुँह बना लिया। सावी बोली, उतारो मुझे, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? अंकेश उसे बेड पर उतारते हुए बोला, तुम कोई भी काम नहीं करोगी और जब तक मैं ना आऊँ बाहर निकलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए यहीं आराम करो। सावी बोली, ज़बरदस्ती कर रहे हो तुम? और अंकेश उसके मुंह पर उंगली रखते हुए, जो समझना है समझो, फिलहाल मैं तुम्हारी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, बोल उसका सर चूमते हुए बाहर निकल गया। रात को अंकेश के आने से पहले ही सावी की आंखें नींद से भारी होने लगी, तो फिर से इतना जल्दी बिल्कुल नहीं सोना चाहती थी वो, तो बाहर दादाजी के पास आ गई। नीलेश और सोनिया शाम को भी घर नहीं आए। अंकेश ने मैसी को फ़ोन करके सावी का खाना रूम में ही भेजने को बोल दिया था, क्योंकि उसे आने में लेट होने वाला था। लेकिन सावी जिद करके बाहर दादाजी के पास बैठकर उनसे बातें करने में बिजी थी, और तविश कब से उसे नोटिस कर रहा था, कुछ तो चेंज हुआ है जिसकी वजह से अंकेश उसकी इतनी परवाह कर रहा है। कहीं दोनों में प्यार तो नहीं हो गया, लेकिन सावी को देखकर लग तो नहीं रहा है, या फिर कहीं बलवीर ठाकुर के पैसे की वजह से अंकेश ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है। उसके काफ़ी सोचने के बाद भी एग्जैक्ट रीज़न क्या था उसे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैसी आकर दादाजी और सावी के सामने खड़ा होते हुए बोला, सर अगर मैम ने समय पर खाना नहीं खाया तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे, प्लीज़ आप भी खाना खा लीजिए। और सावी उसे देखते हुए बोली, तुम लोगों को नहीं लगता है कि तुम लोगों ने उसे कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा कर रखा है, इसलिए वो हर किसी पर अपना हुक्म चलाता है, क्यों दादू? दादाजी बोले, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो सुधार दो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। तविश बोला, वही तो, और दादू के साथ मैं भी, वैसे भाई को सुधारना इतना भी आसान नहीं है, क्यों दादू? सावी बोली, तुमसे किसी ने राय मांगी? मैं बात कर रही हूँ ना, और वो मेरा हस्बैंड है, कुछ भी बोलने का हक सिर्फ मेरा है और दादू का, तो तुम इसमें ना ही बोलो तो बेहतर होगा। दादाजी शांति से देख रहे थे, सावी अंकेश के पक्ष में बोल रही है। एक पॉजिटिव संकेत सोचकर ही उनके चेहरे पर सुकून उतर आया कि चलो कहीं से तो शुरुआत हो। तविश बोला, आप भी ना भाभी, मजाक कर रहा था मैं ऐसी खाना लगाऊं, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। दादाजी बोले, हाँ भाई लगा दो, तब तक मैं भी अपनी दवा खाकर आ रहा हूँ, बोलकर रूम में चले गए और मैसी किचन में। तविश सावी के पास आते हुए उसे देखकर बोला, मेरा हस्बैंड? ओहो क्या बात है, इतना चेंजेस? वैसे भाई ने ऐसा भी क्या कर दिया जो भाई की दीवानी हो रही हो? कभी हमें भी तो मौका दो, क्या पता। सावी ने खींच कर एक झापड़ उसके गाल पर चिपका दिया और घूरते हुए बोली, तमीज़ से बात करना सीखो, वरना अगर उसे पता चला ना तुम्हारी हरकत, तो फिर इस घर से ही नहीं इस दुनिया से भी बाहर फेंकने में वो तुम्हें एक सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएगा। और मैंने तुमसे पहले ही बोला था हमारे मैटर से दूर रहा करो। फिर उसका कॉलर ठीक करते हुए बोली, खुश रहा करोगे? तब इस गुस्से से कुछ बोलने को हुआ कि स्टीफन अंदर आ गया और तविश दूर होकर उसे घूरते हुए बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। स्टीफन जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, सर दूर रहिए, आप बॉस के भाई हैं, लेकिन मैम से दूर रहकर बात करो, बॉस के आर्डर हैं। तविश उसे धक्का देते हुए बोला, तुम मुझे आर्डर दोगे, दो कौड़ी के इंसान? स्टीफन उसे घूरते हुए,
वक्त आएगा तो जान भी ले लूँगा, तब आपको मेरी औकात अच्छे से पता चल जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ, दूर मतलब दूर रहो मैम से। तब इस गुस्से में घूरते हुए उसे बाहर निकल गया। स्टीफन बोला, मैम आप खाना खाकर आराम कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बॉस को कॉल कर लीजिएगा। बोलते हुए उसे फ़ोन पकड़ाकर कुछ दूर पर खड़ा हो गया। मैसी ने खाना लगाया तो दादाजी और सावी आकर बैठ गए। दादाजी अगल बगल देखते हुए बोले, तविस कहाँ है? सावी बोली, वो। स्टीफन बीच में बोला, सर वो मैम को नहीं पता, वो बाहर गए हैं। दादाजी बोले, ये लड़का भी ना। फिर सावी से बात करने में बिजी हो गए। कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे और सावी हाँ में हाँ मिला रही थी। दादाजी बोले, कल मेरी छोटी आ रही है, मतलब तुम्हारी बुआ, दादी, सास। सावी ने सर हाँ में हिला दिया। दादाजी बोले, बहू कुछ हुआ है, तुम ठीक हो? सावी बोली, नहीं दादू मैं ठीक हूँ, बस ऐसे मन नहीं कर रहा खाने को, क्या मैं कुछ देर के लिए आराम कर सकती हूँ? दादाजी बोले, जाओ आराम करो, अंकेश बता रहा था बीमार हो गई थी, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। सावी थैंक यू बोलकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद अंकेश घर आया। स्टीफन ने तविस के बारे में बताया तो गुस्से में बोला, कहाँ है वो? और तुम्हें मैंने बोला था ना, जो भी मेरी बीवी से बदतमीजी करने की कोशिश करे सीधे गोली मार दो, आगे का मैं देख लूँगा, चाहे उसमें मेरा भाई ही क्यों ना हो। स्टीफन बोला, सॉरी सर। अंकेश डायरेक्ट अपने रूम में आया। सावी सो चुकी थी तो उसके सर को सहलाते हुए चेंज करने चला गया। बलबीर ठाकुर आस्था जी को देख रहे थे, जो अभी अभी उन्होंने उन्हें जो बताया था। वो इस बात को लेकर खुश थे और परेशान भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि एक बात तो वो भी अच्छे से जानते थे, अंकेश अगर सावी से प्यार करता है तो जीते जी उसे कभी नहीं छोड़ेगा, और उसने साबित करके दिखा भी दिया। लेकिन टेंशन उन्हें सावी की हो रही थी। आस्था जी बोले, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अंकेश पर मुझे पूरा भरोसा और विश्वास दोनों है। हाँ थोड़ा ज़िद्दी है, लेकिन हम दोनों मिलकर ढूंढते तो भी ऐसा दामाद नहीं मिलता। आपको पता है, आज आप उसकी वजह से यहाँ सेफ और सही सलामत हैं। बलबीर ठाकुर उन्हें घूरते हुए बोले, 2 दिन में आपको नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही हैं आप उसकी, इसलिए मुझे इतना सब कुछ बोल रहा है। मैं भी सोचूं, आज तक लोगों को मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं होती है, और एक ये मेरे सामने बैठकर मुझे ही धमकी देता है। आस्था जी बोली, आप भी ना, वो धमकी नहीं देता, बस आपके समझने और उसके बताने का तरीका ही अलग है। बलबीर बोले, ठकुराइन बस कीजिए, इतनी भी तारीफ के काबिल नहीं है आपका दामाद। आस्था जी बोली, हमारी बेटी को ढूंढने वाला, हमसे मिलाने वाला, उसकी हिफाजत करने वाला वही है, इसलिए ये तो कुछ भी नहीं है। चलिए मुंह खोलिए और खाना खाकर आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। अगर दुश्मन उसके जैसे हैं तो मुझे सर पर बैठाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बलबीर ठाकुर खुद से बोले, अब मेरी बीबी को भी अपने फेवर में कर चुका है। हद होती है, जो काम आज मैं 30 साल में नहीं कर पाया वो उसने 30 घंटे में कर दिया। सुबह सुबह घर में बुआ दादी आ चुकी थी और इस समय दादाजी के साथ बातों में बिजी थी। अंकेश बाहर आया और उनके पैर छूकर उनके पास ही नीचे बैठ गया। बुआ दादी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, और बहू कहाँ है? छुपा कर रखा है क्या, जो अभी तक मिलवाने भी नहीं लाया? लल्ला, कब से मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। अंकेश बोला, नहीं, मैंने सोचा पहले मैं अपनी ब्यूटीफुल से मिल लेता हूँ, उसके बाद वो भी मिल लेगी आपसे। बुआ दादी बोली, ये सब बातें बाद में, और अपनी बातों से मुझे बहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ पहले लेकर आओ उसे, आखिर मैं भी तो देखूं तुम्हारी पसंद में ऐसी भी क्या खास बात है। अंकेश बोला, बुआ दादी वो मेरी है इसलिए खास है। बुआ दादी बोली, अब जा या बस ऐसे ही तारीफ करनी है। अंकेश बस 2 मिनट बोलकर अंदर आया। साबी अभी भी सो रही थी तो उसके पास आकर बैठते हुए बोला, मिसेस ठाकुर उठना नहीं है क्या आपको? घर में मेहमान आ चुके हैं और आप अभी भी आराम से सो रही हैं। घर का मालिक ऐसे सोता है क्या? सावी ने आंखें खोलकर सामने देखा तो अंकेश सामने बैठा उसे ही देख रहा था। सावी उठकर बैठ गई। अंकेश आगे बढ़कर उसके सर पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। वैसे ऐसे सोते हुए काफ़ी हॉट लग रही थी मेरी बीबी, मन तो नहीं था जगाने का लेकिन मजबूरी। सावी एक नज़र उसे देखकर बेड से उतर गई। अंकेश जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तारीफ ना करना ना सही, कम से कम गुड मॉर्निंग तो बोल दो, आखिर इतना हॉट हस्बैंड है तुम्हारा, लड़कियां एक नज़र देखने को मरती हैं। सावी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्यों, मैं नहीं बोलूँगी तो तुम्हारी हॉटनेस कम हो जाएगी या फिर लड़कियां मरना बंद कर देंगी? अंकेश उसको कमर से पकड़ते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला,
कुछ भी हो मुझे अंकेश ठाकुर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क बस तुमसे पड़ता है। सावी बोली, ये क्या नया बुखार आया है? मुझे तो लगा मुझे था, लेकिन अब लग रहा है जैसे वायरल था, असर तुम्हारे ऊपर भी हो गया है। अंकेश बोला, वैसे ये वायरस काफ़ी खतरनाक था, और जब तक अब वो तुम्हें पूरी तरह से अपना नहीं बना लेगा, मुझे नहीं लग रहा है छोड़ने वाला है। सावी उसे पीछे धक्का मारते हुए बोली, दूर से बातें किया करो। अंकेश 1 इंच भी नहीं हिला, और सावी को अब उसके इतने करीब होकर बात करने से चेहरा जैसे जलने लगा, धड़कनें अपनी स्पीड में भागे जा रही थी। अंकेश बोला, मैंने बोला ना, जब तक तुम्हें पूरी तरह से अपना नहीं बना लेता नहीं छोड़ेगा, तो कोशिश करना बेकार है बीबी। सावी ने अब गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से आंखें बंद कर लिया। अंकेश उसके कान को अपने होठ से सहलाते हुए बोला, बुआ दादी आई हैं, तुमसे मिलना चाहती हैं। सावी ने उसके कंधे को कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे अंकेश को उसकी हालत का अच्छे से अंदाज़ा हो रहा था। अंकेश वैसे ही बोला, वो दादू से और मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और मैं चाहता हूँ वो मेरी बीवी से भी उतना ही प्यार करें। बोलते हुए उसके कंधे को हल्का सा चूमते हुए बोला, तैयार होकर जल्दी से बाहर आओ, वरना मैं अंदर आया तो उठा कर ले जाऊँगा। बोल उसे छोड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल दे रहा हूँ। सावी ने खुद को शांत किया और कुछ देर बाद आंखें खोलते हुए बोली, तुम ये सब? अंकेश उसके पास आते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, अब झगड़ा ख़त्म करते हैं ना बेबी। ठाकुर साहब को भी मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ और बाकी लोगों को भी नहीं है, और अगर किसी को है भी तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। हम पूरी लाइफ लड़कर तो नहीं जी सकते ना, तो क्यों ना एक नई शुरुआत करें? सावी उसकी आंखों में देखते हुए, तुम्हें भरोसा है मुझ पर? अंकेश 2 मिनट उसे देखने के बाद बोला, पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम करो मुझ पर भरोसा, इतना कि मेरे ना बोलने पर भी मेरी धड़कनों की आवाज़ सुनकर मेरे जज्बात समझ लो। अपने मॉम डैड के बाद पहली बार तुमसे इतना अटैचमेंट हुआ है कि अगर सब कुछ लुट जाए तो भी तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता। 1 मिनट के लिए भी गायब होती हो तो ऐसा लगता है जैसे सांसें रुक जाएंगी मेरी। तुम ज़रूरत बन चुकी हो मेरी इन सांसों के चलने का। अंकेश ठाकुर तुम्हारे साथ जीना चाहता है। सावी वैसे ही उसे देखते हुए बोली, तो क्या तुम? अंकेश उसके सर से सर जोड़ते हुए बोला, आई लव यू, आई रियली लव यू। अंकेश ठाकुर तुमसे बहुत से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आई थिंक खुद से भी ज़्यादा चाहता है। प्लीज़ मेरी गलतियों को एक बार माफ़ करके मुझे एक मौका तो दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूँगा। सावी कुछ देर के लिए जम गई, लेकिन जैसे ही शुरुआत से लेकर अभी तक की बातें और एक एक चीज़ें उसे याद आई, वो जल्दी से उससे पीछे होते हुए बोली, सॉरी मुझसे नहीं होगा, और हाथ छुड़ाकर कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। अंकेश अभी भी बाथरूम के दरवाजे को देख रहा था। क्या कहा उसने? नहीं होगा? ऐसे कैसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? माना उसने कुछ गलती किया है, लेकिन उसकी माफ़ी भी तो मांगा है, फिर क्यों नहीं होगा? कुछ देर बाद दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, सावी दरवाज़ा खोलो, बात करनी है मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। 5 मिनट बाद सावी बाहर आई। अंकेश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो कि नहीं होगा? तुम्हें पता भी है कि मैं? सावी उसे देखते हुए बोली, तुम मुझसे बहुत 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 प्यार करते हो अंकेश ठाकुर, यही ना? सुन लिया मैंने, लेकिन मुझे तुम्हारा ये बहुत 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 एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मजाक है, और अब इसमें भी तुम मुझसे ज़बरदस्ती फीलिंग तो नहीं डाल सकते हो ना, जैसे ज़बरदस्ती यहाँ रखे हुए हो। अंकेश उसे ही देख रहा था। क्या है ये सब? क्या सच में वो सब कुछ जीत कर हार गया? सावी बोली, मैं तुमसे प्यार क्या हमदर्दी भी नहीं रखती हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं नहीं करती और ना ही करना चाहती हूँ। अंकेश बेड पर बैठ गया। ऐसे लग रहा था जैसे सांस लेने में भी कितनी तकलीफ हो रही है, तो आंखें बंद कर लिया। सावी अब एक नज़र उसे देखकर बाहर निकल गई। सावी बाहर आकर दादी बुआ और दादाजी के पैर छूकर उनके पास ही बैठ गई। बुआ दादी उसके सर पर हाथ रखकर लगे हाथ शगुन भी दे दिया, लेकिन उसके दिल दिमाग में अंकेश के बातों से खलबली मची हुई थी, जो इस समय वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। बार बार दरवाजे को देख रही थी। कुछ देर बाद मैसी बोला, सर नाश्ता लग गया है। बुआ दादी बोली, लल्ला कहाँ है? तुम दोनों ने प्लान किया है क्या कि एक आएगा एक जाएगा और हम सब यहाँ इंतज़ार करेंगे? सावी बोली, नहीं वो। अंकेश बाहर आते हुए बोला, बुआ दादी मैं बस तैयार हो रहा था, ऑफिस जाना है ना? बोलते हुए आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला,
आइए नाश्ता कीजिए। और आप दादू लापरवाही नहीं करेंगे, आराम से रहेंगे, मैसी ध्यान रखना। लेकिन सावी की तरफ नहीं देखा जिसे सावी नोटिस कर रही थी। दादाजी और बुआ दादी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो सावी भी आकर उसके बगल में बैठ गई। लेकिन उसने नज़र उठाकर एक बार भी नहीं देखा और ना ही कुछ बोला। बस शांति से नाश्ता किया और उठते हुए बोला, दादू बुआ दादी हमें कुछ काम है, मैं आप लोगों से शाम को मिलूँगा। दादू बोले, हमें से क्या मतलब? अंकेश बोला, हॉस्पिटल जाना है तो माँ ने बुलाया है, सावी को उनके पास छोड़ दूँगा, आते वक्त ले आऊँगा। दादाजी बोले, ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी आना। अंकेश बोला, ठीक है। फिर बाहर निकलते हुए बोला, जल्दी आओ, इंतज़ार कर रहा हूँ। सावी खुद से बोली, आ गया अपनी औकात पर। दादाजी बोले, जाओ बेटा और जल्दी आना। सावी जी बोलकर उसके पीछे बाहर आ गई। अंकेश गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। सावी आकर उसके बगल में बैठ गई तो अंकेश ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। सावी उसे ही देखे जा रही थी, आखिर अब क्या चल रहा है उसके दिमाग में, और वो गुस्से में गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी दूसरे रास्ते घूम गई। सावी बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? ये हॉस्पिटल का रास्ता तो नहीं है। अंकेश कुछ नहीं बोला। सावी बोली, कुछ बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? अंकेश अभी भी कुछ नहीं बोला। सावी बोली, देखो मुझे पता है तुम्हें। अंकेश ने घूरकर उसे देखा। गुस्से से उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारा खून उसकी आंखों में ही उतर आया है। अब सावी कुछ नहीं बोली, बस शांति से बैठ गई। कुछ देर बाद उसने गाड़ी रोकी और उसके तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसका हाथ पकड़कर बाहर लाया। सावी ऊपर देखते हुए बोली, हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ क्यों? अंकेश वैसे ही उसे लेकर अंदर जाने लगा। सावी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये कर क्या रहा है और उसे यहाँ इस हॉस्पिटल में क्यों लाया है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था सब लोग बस साइड हो जा रहे थे। 5 मिनट में वो डॉक्टर के केबिन में अंदर आ गया। डॉक्टर उसे देखकर उठते हुए बोली, ठाकुर साहब आपने मुझे बुला लिया होता। मैम प्लीज़ बैठिए। ठाकुर साहब आप भी प्लीज़ बैठिए। अंकेश सामने चेयर पर बैठते हुए बोला, अबॉर्शन करवाना है, फाइल तैयार कीजिए 2 मिनट में, और साइन कहाँ करना है बता दीजिए। डॉक्टर सावी को देख रही थी और सावी अंकेश को देख रही थी। कान जैसे सुन्न हो चुके थे। उसने क्या बोला? अबॉर्शन? लेकिन किसका? क्या उसका किसी के साथ कोई रिलेशन है? लेकिन किसके साथ? क्या उसके साथ वो इतना हद तक चला गया कि वो प्रेग्नेंट हो गई? और अगर चला गया तो एक्सेप्ट करने के बजाय उसका अबॉर्शन क्यों करवाना चाहता है? इसमें उस बच्चे की क्या गलती है? और ये सब करवाना था तो उसे क्यों लाया है? आखिर साबित क्या करना चाहता है ये? सारी बातें एक एक करके उसके दिमाग में हथौड़े की तरह चल रही थी कि डॉक्टर की बातों से वो वापस से जहाँ थी वहीं आ गई। डॉक्टर बोली, लेकिन सर किसका करना है? अंकेश शांति से बोला, मेरी बीवी का। सावी अपने चेयर पर से उठते हुए बोली, वाट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो कुछ भी बकवास कर रहे हो? अंकेश सामने डॉक्टर को देखते हुए बोला, अब फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए और 5 मिनट में ये सब काम खत्म कीजिए। डॉक्टर बोली, सर आप? अंकेश बोला, जो बोला है वो कीजिए। डॉक्टर जी सर बोलकर बाहर चली गई। अब डॉक्टर के केबिन में बस सावी और अंकेश ही बचे थे और सावी गुस्से से उसे घूर रही थी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वहाँ का सामान उठाकर फेंकते हुए बोली, ये क्या मजाक है? मुझे साफ साफ कुछ बताओगे? बहुत हो गया तुम्हारी मनमानी, बस अब और नहीं, मतलब नहीं। मजाक नहीं हूँ मैं, जो मर्जी वो करोगे मेरे साथ। अंकेश उसे देखते हुए बोला, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, कोई बात नहीं, अब और मैं तुमसे जिद नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं रखना चाहता, चाहे वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो। जब हम एक साथ नहीं रह सकते तो इसे भी इस दुनिया में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावी शौक होकर उसकी बातें सुन रही थी। उसका बच्चा? इसका क्या मतलब है उसका बच्चा? अंकेश बोला, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम्हारा। सावी अभी भी उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या जो कुछ भी बक रहे हो? एक काम करो, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। अंकेश उसका हाथ पकड़ते हुए अपना फ़ोन निकालकर रिपोर्ट निकाला और उसके हाथ में रखते हुए बोला, देख लो और बताओ कौन से दौरे पड़ रहे हैं मुझे। मैंने सोचा था कि तुम्हें आराम से बताऊंगा, जब तुम हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लोगी हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आज़ादी चाहिए। तो ठीक है, आज से आज़ाद हो, लेकिन अकेले आज़ाद हूँ मैं, अपना कुछ भी तुम्हें नहीं दूंगा, अपना बच्चा भी नहीं। सावी ने रिपोर्ट देखा जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव था। ये उसी का रिपोर्ट था,
लेकिन कब हुआ ये सब? और बोलते हुए उसके हाथ उसके पेट पर चले गए। एक अजीब सा एहसास से आंखें बंद हो गई कि वो प्रेग्नेंट है। 2 मिनट बाद अंकेश उसे देखते हुए बोला, चलो डॉक्टर वेट कर रहे हैं। सावी उसका फ़ोन उसके हाथ में रखते हुए एक गहरी सांस लेकर चेयर पर बैठ गई। अंकेश बोला, ये क्या है? सावी बोले, पहले एक्सेप्ट तो करने दीजिए ठाकुर साहब, आपने तो मेरा पूरा वजूद ही हिलाकर रख दिया, मजाक बना दिया। अब समझ नहीं आ रहा है, पहले समझने तो दीजिए क्या हूँ मैं और क्या बनाया है आपने। बोलते हुए सर पकड़ लिया और सोचने लगी। 2 दिन से अंकेश के बिहेवियर में इतने चेंजेस का कारण यही था और वो कुछ और ही समझ रही थी। बेवकूफ़, अगर प्यार ऐसा होता है तो दुनिया में कभी किसी को किसी से ना प्यार हो। अंकेश बोला, डॉक्टर वेट कर रहे हैं, चलो। सावी गुस्से से उठकर उसे घूरते हुए बोली, वैसे आपको क्या लगता है फैक्ट्री है मेरे अंदर जिसमें आपने लाकर कुछ रख दिया और अब उसे ख़त्म करना चाहते हैं? मेरी बॉडी आपको फैक्ट्री दिख रही है? जैसे आप इतनी सारी फैक्ट्रियां चलाते हैं वैसी ही कुछ? अंकेश कुछ नहीं बोला। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद बोली, ओके फाइन, चलिए आपको ख़त्म करना है, इसे मंजूर है, चलिए आपकी ये इच्छा भी पूरी करूँगी मैं। अंकेश उसे ही देख रहा था, क्या सच में वो ऐसा करेगी? सावी बोली, चलिए ठाकुर साहब, अभी जाना था ना आपको, तो चलिए। आपका प्रोडक्ट, आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी, आपने बताया आपकी मर्ज़ी, आपने नहीं बताया आपकी मर्ज़ी, प्यार जताया आपकी मर्ज़ी, ज़बरदस्ती कर लिया आपकी मर्ज़ी, और मैंने एक ना क्या कहा, आपके ईगो को इतना बड़ा धक्का लगा जिसका रिजल्ट मेरे सामने है। अंकेश बोला, तुम सच में चाहती हो? सावी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं क्या चाहती हूँ? अगर ये आपने पहले मान लिया या फिर जान लिया होता ठाकुर साहब तो आज मुझे हॉस्पिटल में लाकर ये सब नहीं करते। अंकेश बोला, मैं ऐसा? सावी बोली, समझ रही हूँ मैं, ये सब आप मेरे लिए कर रहे हैं, आज तक जो भी आपने किया सब कुछ मेरे लिए था, लेकिन एक बार दिल से पूछा तो होता ऑर्डर देने से पहले कि हकीकत में मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन नहीं, हर चीज़ को जीतने की आदत जो पड़ गई है अंकेश ठाकुर को, तौहीन नहीं हो जाती तुम्हारी? अंकेश उसे देखते हुए कुछ बोलने को हुआ कि सावी की आंखें भारी होने लगी। फिर भी वो उसे ज़बरदस्ती खोलते हुए बोली, आई जस्ट हेट यू, आई जस्ट हेट यू अंकेश ठाकुर, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफ़रत करती हूँ। अंकेश ने आगे आकर उसे पकड़ लिया, लेकिन पकड़ते पकड़ते भी वो उसकी बाहों में बेहोश हो चुकी थी। 2 घंटे बाद सावी को होश आया, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। उसे वापस से सब कुछ एक एक बातें काने में गूंज रही थी। अंकेश सोच भी कैसे सकता है, ये सिर्फ उसका अकेले का बच्चा नहीं था, दोनों का था। और उसने सर पर किसी के हाथ से आंखें खोल दिया। शिखा उसके सर को चूमते हुए बोली, इतनी नाराज़ हो अपनी माँ से कि अभी तक एक बार बात भी नहीं किया? बोलो, क्या जन्म देने से ही सब कुछ होता है? मेरे प्यार का कोई मोल नहीं? सावी उनके कमर से लिपट गई। आज सच में उसे अपने माँ की ज़रूरत थी, जिसे वो आज तक दिल से माँ मानती थी। शिखा ने भी बचपन से उसे वही प्यार दिया था, कभी उसे लगा ही नहीं कि वो उसकी माँ नहीं है। शिखा उसके सर पर हाथ फेर रही थी। धीरे धीरे उसका रोना तेज हो चुका था। इतना सब कुछ उसके साथ ही क्यों? क्यों उसका सबके सामने मजाक बनाया जा रहा है? क्या गलती थी उसकी इन सब चीज़ों में? दरवाजे पर खड़ा अंकेश देख रहा था। ना चाहते हुए भी उसका दिल दिमाग सब कुछ जैसे बिखर रहा था। ये सब उसकी वजह से हुआ। अंदर जाने की अब उसकी हिम्मत नहीं हुई। आस्था जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, उसे छोड़ दो, अभी उसे तुम्हारी नहीं अपने माँ की ज़रूरत है। उसका दिल दिमाग हल्का होने दो, उसके दिल पर पड़ा बोझ हटने दो। तुम ज़बरदस्ती करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बल्कि जो पाना चाहते हो वो भी खो दोगे। अंकेश कुछ नहीं बोला, बस आंखों का किनारा साफ करते हुए बाहर निकल गया। आस्था जी भी अंदर नहीं आई। वो जानती थी शिखा उनसे कहीं अच्छे से संभाल लेगी उसे। आखिर आज तक वही तो उसकी माँ थी, तो आज कैसे भरोसा नहीं करती। बलबीर ठाकुर घर आ चुके थे। 2 डॉक्टर उनके लिए हमेशा लगे हुए थे। आस्था अंदर आकर उनके पास बैठ गए। बलबीर ठाकुर बोले, क्या हुआ? आपके चेहरे पर किस बात की चिंता है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आस्था बोली, सावी। बलबीर ठाकुर बोले, क्या हुआ? आस्था बोली, समझ नहीं आ रहा है वो अंकेश को एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। क्या चल रहा है उसके दिमाग में इस समय? इतना टेंशन लेना उसके और बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बलबीर ठाकुर बोले, तो समझाइए अपने दामाद को।
आस्था जी उन्हें देखते हुए बोले, उसे तो मैं समझा दूंगी, लेकिन आपकी बेटी को कौन समझाए? जो बीत गया क्या उसे हम बदल सकते हैं? नहीं ना। तो वो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़े, एक मौका उसे भी तो मिलना चाहिए। बलबीर ठाकुर बोले, ठीक है, लेकिन उसकी जिद, आपको लगता है वो कम होगा? आस्था जी बोली, कुछ नहीं हो सकता आप बाप बेटी का, उसकी जिद दिख रही है, अपनी नहीं। काफ़ी देर तक सावी वैसे ही शिखा से लिपटी रही। शिखा जी ने भी उसे शांत नहीं करवाया। वो चाहती थी आज वो खुद शांत हो, अपने दिल से आज सारा बोझ उतार दे। 1 घंटे बाद धीरे धीरे वो शांत हुई, लेकिन उन्हें वैसे ही पकड़े रहा। शिखा अब उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके सर को प्यार से चूम लिया। सावी की पकड़ थोड़ी और कस गई। शिखा उसकी सिचुएशन समझ रही थी कि अभी तक उसने किस तरह के सिचुएशन को फेस किया होगा, और जहाँ तक अंकेश के बारे में जानती थी या सुना था, उस पर भी उन्हें पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन आस्था जी की वजह से शांत थे। सावी कुछ देर बाद वैसे ही सो गई। शिखा उसे अच्छे से सुलाकर बाहर आ गई। आस्था जी बोली, शिखा कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना? शिखा जी बोली, ठकुराइन वो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। ऐसे अचानक से सब कुछ उसके साथ हुआ है, और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। आस्था जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ये सब उसकी किस्मत में लिखा था, नहीं तो ऐसा उसके साथ कभी नहीं होता, वो हमसे कभी अलग नहीं होती। शिखा जी बोली, मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, उसे मेरे हाथ का मटर पनीर पसंद है। आस्था जी बोली, बिल्कुल, अब उसकी जिम्मेदारी हम दोनों पर है, और मैं चाहती हूँ हम दोनों मिलकर उसे नॉर्मल करें। और जहाँ दो माँ रहेंगी, उसका बच्चा नॉर्मल कैसे नहीं होगा? शिखा जी बोलते हुए किचन में चली गई। अंकेश अपने रूम में सर ऊपर करके बैठा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था वो गलत है सही है, क्या गलत है क्या सही है। बुआ दादी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ लल्ला, इतना परेशान क्यों है? और बहू कहाँ है, उसे क्यों नहीं लाया? अंकेश ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें इस समय एकदम लाल हो रखी थी, जैसे कब से खुद को कंट्रोल कर रहा हो। बुआ दादी बैठते हुए बोली, क्या बात है लल्ला, सब ठीक है ना? अंकेश ने उनके गोद में सर रखकर बस आंखें बंद कर लिया। सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं है उसके पास। शिखा जी खाना लेकर सावी के रूम में आई और टेबल पर रखकर उसके सर पर हाथ रखा तो उसने करवट बदल लिया। शिखा जी बोली, सावी उठ जा बच्चा, खाना खा लो, मैंने सब कुछ तुम्हारा फेवरेट बनाया है। सावी ने आंखें खोल दिया और 2 मिनट बाद उठकर बैठ गए। शिखा जी बोली, फ्रेश होकर जल्दी से आओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। सावी बोली, मुझे यहाँ, मैं यहाँ कैसे आई? शिखा जी उसे देखते हुए बोली, अंकेश यहाँ छोड़ कर गया है। सावी उठकर बाथरूम में चली गई और खुद से बोली, अंकेश उसे यहाँ क्यों छोड़ कर गया है? अब क्या चल रहा है उसके दिमाग में? सोचते हुए हाथ अचानक से उसके पेट पर चला गया तो आंखें बंद हो गई। वो प्रेग्नेंट है, वो सच में प्रेग्नेंट है। ये एहसास कितना सुकून वाला था। उसने सारी बातों को एक साइड किया। फिलहाल में वो अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी, कुछ भी नहीं। कुछ देर बाद बाहर आकर अपने बेड पर बैठते हुए बोली, आई एम प्रेग्नेंट, आपको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? शिखा जी उसके सामने बैठते हुए बोली, और एक बाइट उसकी तरफ बढ़ा दिया। साबी उन्हें देखते हुए बोली, आपको पता है अंकेश इसे अबॉर्ट कराने के लिए मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। वो मेरे बच्चे को मारना चाहता था। क्या ये सिर्फ उसका बच्चा है, मेरा नहीं? बोलते हुए खाना जैसे उसके गले में अटक गया। आंखें वापस से भर आईं। उसके हाथ उसके पेट पर चले गए। शिखा जल्दी से उसे पानी पिलाकर आंसू साफ करते हुए बोली, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मैं हूँ ना, और हम सब हैं। सावी ने आंखें बंद कर लिया। क्या सच में वो उसे मारना चाहता है? कोई अपने ही बच्चे को कैसे मार सकता है? क्या उसे अपने बच्चे से थोड़ा सा भी प्यार नहीं है? कुछ देर बाद शिखा ने उसे खाना खिलाया और सुला कर सर पर हाथ फेरने लगी। सावी के दिमाग में बार बार यही सब चल रहा था, जिससे अब उसे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर काफ़ी कोशिश के बाद नींद आ गई। शिखा जी उसे अच्छे से सुलाकर बाहर चली गई। आस्था जी बोली, शिखा वो ठीक है? शिखा जी बोली, लेकिन अंकेश उसे हॉस्पिटल लेकर गया था बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस में है। ठकुराइन आप बात कीजिए, उसका कुछ भी करना सावी के दिमाग पर गलत असर कर सकता है, वो पहले से ही परेशान है। आस्था जी बोली, मैं बात करूँगी उससे, तुम चिंता मत करो, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो भी बच्चे से उतना ही प्यार करता है जितना सावी।
शिखा जी बोलते हुए अपने रूम में चली गई। आस्था जी सोचने लगी, अंकेश ऐसा क्यों करेगा, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मुझे उससे बात करनी होगी। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया है तो उनका रिश्ता नॉर्मल कैसे रहेगा। रात को अंकेश बालकनी से सावी के रूम में आ गया, जहां हल्की लाइट की रोशनी में वो सो रही थी। अंकेश उसके पास आकर बैठते हुए उसे देखने लगा। सोते वक्त कितनी शांत लग रही थी, सोचते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून उतर आया कि वो ठीक है। अंकेश उसे देखते देखते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को ऐसे देखकर 1 मिनट के लिए तो जैसे सांसें ही रुक गई। अगर सावी ने उसे देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगी, लेकिन सावी तो उसके सीने से चेहरा लगाए आराम से सो रही थी। अंकेश ने एक गहरी सांस लिया, अच्छा हुआ बच गया। फिर 2 मिनट बाद याद आया, सावी उसे पकड़कर सोई हुई है, वो यहाँ से जाएगा कैसे, और अगर अपने उठने के चक्कर में वो उठ गई तो। सोचते हुए फिर से टेंशन उसके चेहरे पर बढ़ गई। क्या करे समझ नहीं आ रहा था, और वो ऐसे पकड़कर सोई है, अगर वो थोड़ा सा भी हिला तो पक्का वो जग जाएगी, तो जो होगा वक्त पर छोड़कर वापस से आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद सावी को अपने पास किसी के होने का एहसास, उसके परफ्यूम की खुशबू से उसने आंखें खोल दिया। अंकेश को खुद के इतने पास देखकर अचानक से गुस्से से दूर हो गई, लेकिन अंकेश ने कोई हरकत नहीं किया, अभी भी ऐसे ही सोया हुआ था जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। सावी उठकर बाथरूम में चली गई। उसके जाने के बाद अंकेश ने आंखें खोल दिया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, बच गया बेटा, वरना सुबह सुबह ही पंजा मार देती। अब इससे पहले कि वो आए यहाँ से जल्दी से गायब हो जाओ। और अपना जैकेट उठाकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद साबी बाहर आई तो कोई नहीं था। इसका क्या मतलब, अंकेश कहाँ है, कहीं वो उसे इमेजिन तो नहीं कर रही थी, लेकिन ऐसे कैसे इमेजिन। फिर सर झटक कर तैयार होने लगी। उसका दरवाज़ा खुला। शिखा जी अंदर आते हुए बोली, मैं तो उठाने आ रही थी, इतना जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी। सावी बोली, आपको पता भी है मैं कितना देर से सो रही थी, और अब मुझे नहीं सोना, और बहुत तेज़ भूख भी लगी है। शिखा उसका चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर चूमते हुए बोली, खुश रहा करो मेरी बेटी, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। सावी बोली, अब प्लीज़ कुछ जल्दी से खिला दो। शिखा जी बोली, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। सावी उनके गले लगते हुए बोली, थैंक यू। शिखा जी बोली, अपनी माँ को कौन थैंक यू बोलता है। आस्था जी अंदर आते हुए, शिखा ये आज के बच्चों का शायद स्टाइल होगा। सावी शिखा से दूर होते हुए बोली, नहीं वो मैं। शिखा बाहर जाते हुए बोली, जल्दी से आ जाना। सावी अब आस्था जी को देख रही थी, वो भी तो उसकी माँ थी, और उसके दूर होने में उनकी क्या गलती। सोचते हुए बिना कुछ बोले उनके गले लग गए। आस्था जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बस कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लिया। सावी के दिमाग में अंकेश ही घूम रहा था, क्या सच में सुबह सुबह वो सब सच था, या बस उसका ख्वाब था, या फिर अंकेश सच में था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। कहानी में जो भी होगा, लेकिन कहानी आपको पूरी तरह से एंटरटेन करेगी। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।